हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनिल मोहन जी का उपन्यास रफ्तार का पार्ट 10। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं नहीं जानता, भटनागर ने स्पष्ट कहा। तुम लोग मेरा साथ दो या न दो, लेकिन मैं लाश हटाने के बाद ही बंगला छोड़ूंगा। पुलिस को लाश यहाँ मिली तो मैं और मेरी पहचान वाला मुसीबत में फंस जाएंगे। सोहनलाल ने देवराज चौहान के गंभीर चेहरे पर निगाह मारी। ओ केसरिया, नानकचंद गहरी सांस लेकर कह उठा। बहुत गलत मौके पर और गलत जगह मरा रे तू। चंबल के भीड़ों में तो कहीं मर जाता, इतने शानदार बंगले में गलत वक्त पर मरा तू। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर भटनागर को देखा। ठीक है, देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ। हम लाश को बंगले से बाहर ले जाएंगे, जाते वक्त साथ ही ले जाएंगे। वो कैसे? चादर में लपेटकर लाश को कार की डिक्की में रख लेंगे, रास्ते में कहीं फेंक देंगे। वाह केसरिया, मरने के बाद यही तेरी किस्मत में लिखा था। नानकचंद गहरी सांस लेकर कह उठा। चादर लाऊं? भटनागर कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। ले आओ। भटनागर फौरन सीढ़ियाँ उतरा और कुछ ही पलों में दीवान पर बिछी चादर ले आया। जगमोहन ने बताया कि उसने हीरे कहाँ छिपाए हैं? नानकचंद ने पूछा। जगमोहन किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन से यहाँ पहुँच सकता है, सोहनलाल ने कहा। तब उससे हीरो के बारे में बात की जाएगी। शायद आज रात ही हमें हीरे मिल जाएं। 1 मिनट की बात थी, पूछ लेते उसने हीरे कहाँ रखे हैं। नानकचंद ने मुंह बनाया। हमारी उसकी मुलाकात नहीं हुई, सोहनलाल ने उसे घूरा। पुलिस स्टेशन से वो निकल आए, इस बात का इंतजाम कर आए हैं। अपने खास आदमी की मौत देखकर भी तुम हीरो को कुछ देर के लिए भी नहीं भूले। केसरिया की जगह मेरे दिल में थी और हीरो की जगह जेब में, दोनों अपनी अपनी जगह। लाश को चादर पर रखो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। भटनागर बड़ी सी चादर को पास ही फर्श पर बिछा चुका था। उसके बाद नानकचंद और भटनागर ने लाश को पकड़कर चादर पर रखा। दोनों के हाथ खून से सन गए थे। चादर को केसरिया की लाश पर अच्छी तरह लपेट दिया। बहुत बुरी तरह मारा ससुरी ने केसरिया को। नानकचंद बिचे दांतों से कह उठा। ये चंबल होता तो अब तक उसके हत्यारे को ढूंढकर 52 टुकड़े कर चुका होता। मैं हाथ धोकर आता हूँ। भटनागर खून से डूबे हाथों को देखकर कह उठा। जल्दी करो, सोहनलाल बोला। पुलिस यहाँ कभी भी पहुँच सकती है। मैं भी हाथ धो लूँ, नानकचंद बोला। भटनागर और नानकचंद जल्दी से वहाँ से चले गए। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। रात के 12 बजने जा रहे थे। केसरिया की मौत ने नई मुसीबत पैदा कर दी। सोहनलाल गहरी सांस लेकर कह उठा। इससे पहले देवराज चौहान कुछ कहता, उसके कानों में दबी दबी सी चीख पड़ी, जो कि बंगले के बाहर प्रवेश गेट की तरफ से आई थी। दोनों चौंके। ये चीख गेट की तरफ से आई है, सोहनलाल ने कहा। लेकिन उससे पहले ही देवराज चौहान नीचे जाने के लिए तूफानी गति से सीढ़ियाँ उतरने लगा था। इस दौरान उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। सोहनलाल उसके पीछे था। गेट के पास अंधेरा था, बाहर की लाइट भी रोशन नहीं थी। देवराज चौहान सावधानी से रिवॉल्वर थामे, होठ बीचे, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ भी नजर नहीं आया। चंद कदमों पर मौजूद सोहनलाल पास आ पहुंचा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। चीख यहीं कहीं से आई थी। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पोर्च की लाइट ऑन करो, वहाँ से कुछ रोशनी तो यहाँ तक आएगी। सोहनलाल ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर
हाथ में ली और वापस पलट गया। पोर्च की रोशनी ऑन करके वापस आया। कुछ दूर ऑन हुई रोशनी से यहाँ का अंधेरा थोड़ा छट गया था। दोनों की निगाह हर तरफ घूम रही थी। सामने खुला गेट था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देवराज चौहान की निगाह खुले गेट के भीतरी तरफ बाईं ओर पड़ी तो आंखें सिकुड़ गई। वहाँ अंधेरे में लॉन की घास पर कोई औंधा पड़ा नजर आ रहा था। देवराज चौहान जल्दी से आगे बढ़ा और नीचे पड़े व्यक्ति को सीधा करके चेक किया। वहाँ रोशनी न के बराबर थी। क्या हुआ? तभी मुख्य दरवाजे की तरफ से नानकचंद की आवाज़ आई। सोहनलाल देवराज चौहान के पास पहुंच चुका था। कौन है ये? सोहनलाल ने पूछा। माचिस जलाना? सोहनलाल ने रिवॉल्वर जेब में डालकर माचिस जलाई। तीली से होने वाली क्षणिक तेज रोशनी में नीचे पड़े व्यक्ति का चेहरा देखा तो दोनों ही चिहुक पड़े। वो जगमोहन था। वो ठगे से खड़े रह गए। कौन है? भटनागर ने पूछा। नानकचंद के साथ वो भी वहां आ पहुंचा था। उठाओ इसे, देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डालते हुए सख्त स्वर में कहा। भटनागर ने हाथ लगाया। देवराज चौहान और वो दोनों जगमोहन को उठाए बंगले के भीतर लेते चले गए। जगमोहन बेहोशी की अवस्था में था। भीतर भटनागर और नानकचंद ने उसे पहचाना तो चौंके। जगमोहन? भटनागर के होठों से निकला। वो ससुरी इसका भी काम तमाम कर गई। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी। सोहनलाल के दांत बिक चुके थे। जगमोहन की छाती पर चाकू का एक वार था, दूसरा वार पेट पर था और तीसरा वार कान के पास कनपट्टी पर हुआ पड़ा था। तीनों जगहों से खून बह रहा था और स्पष्ट लग रहा था कि चाकू मारने वाला अपना काम पूरा नहीं कर सका था। शायद उनके बाहर आ जाने की वजह से ये तो घायल है। जया ने इसकी जान भी, भटनागर ने कहना चाहा। जल्दी से किसी नर्सिंग होम चलो, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। सोहनलाल कार्ड तैयार रखो। सोहनलाल तुरंत बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भटनागर और नानकचंद ने बेहोश जगमोहन को संभाल कर उठाया। वो लड़की बहुत खतरनाक निकली, भटनागर कठोर स्वर में कह उठा। उसे केटली के बेसमेंट में ही खत्म कर देते तो न केसरिया मरता और न ही जगमोहन जिंदगी और मौत के खतरे में पड़ता। वे जगमोहन को उठाए बाहर की तरफ बढ़े। देवराज चौहान चेहरे पर दरिंदगी समेटे सादे था। सोहनलाल ने कार का पिछला दरवाज़ा खोल रखा था। भटनागर और नानकचंद ने बेहोश जगमोहन को ठीक तरह से कार की पिछली सीट पर लेटाया। सोहनलाल, तुम जगमोहन के पास बैठो, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उन दोनों को देखा। तुम लोग केसरिया की लाश को बंगले से हटाकर खून वाले फर्श को साफ करके यहाँ से। देवराज चौहान के शब्द अधूरे ही रह गए। साली, नानकचंद ने अजीब से स्वर में कहा। वो ससुरी तो ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर खड़ी है। सबकी निगाह तुरंत ऊपर वाली खिड़की पर गई। ग्रिल लगी खिड़की पर खड़ी जया केटली इधर ही देख रही थी। वो तो कमरे में है। सोहनलाल के होठों से निकला। तुमने उसका कमरा चेक किया था? सोहनलाल के माथे पर बल नजर आ रहे थे। नहीं। भटनागर का हाथ जेब पर गया। उस कमरे की चाबी जेब में थी जिसमें जया केटली कैद थी। देवराज चौहान के होठ पिचे हुए थे, आंखें सिकुड़ चुकी थी। इसका मतलब वो, सोहनलाल कह उठा, जया कमरे में ही बंद है। तो केसरिया और अब जगमोहन को मारने की कोशिश किसने की? नानकचंद ने होठ सिकुड़े। भटनागर,
देवराज चौहान कठोर स्वर में कह उठा। चेक करो कि लड़की कमरे में थी। भटनागर के चेहरे का हाल अजीब सा हो रहा था। उसने जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली। नानकचंद, तू भी चल मेरे साथ। चल चल, घबराता क्यों है? दोनों भीतर चले गए। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, सोहनलाल धीमे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। चौथे मिनट ही दोनों वापस आए। वो छोरी तो कमरे में बंद होवे, वो तो क्या उसकी हवा भी बाहर न निकलो हो। नानकचंद कह उठा। तो फिर केसरिया की और अब जगमोहन की जान किसने लेने की चेष्टा की? सोहनलाल के होठों से निकला, यहाँ कोई है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर हर तरफ नजरें दौड़ाता कह उठा। जो ये काम कर रहा है वो क्या चाहता है मालूम नहीं। मतलब कि पुलिस का कोई खतरा नहीं। तुम दोनों यहीं रहो, ढूंढो उसे, वो बंगले में ही कहीं छिपा हो सकता है। मैं जगमोहन को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। कोई कुछ न बोला। लेकिन कौन हो सकता है जो भटनागर ने कहना चाहा? इन बातों से ज़रूरी है जगमोहन को बचाना। तुम लोग सतर्क रहना। वो जो भी है तुम दोनों पर भी वार कर सकता है। देवराज चौहान का लहजा बहुत खतरनाक हो उठा था। भटनागर ने नानकचंद को देखा। साले को देख लेंगे। मेरे केसरिया को मारा उसने। केसरिया को बचेगा नहीं। नानकचंद वहशी स्वर में कह उठा। रिवाल्वर दे मेरी, वो कुत्ता जो भी है, बुरी मौत मारूंगा उसे। देवराज चौहान ने नानकचंद की रिवाल्वर उसके हवाले करते हुए कहा। बेशक जैसी मर्जी मौत मारना उसे, लेकिन ये जानने की कोशिश करना उससे कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इसका मतलब कि वो बंगले में ही है। भटनागर का चेहरा सख्त था। जो बंगले में घुसकर केसरिया को मार सकता है, उसका इरादा इतनी जल्दी जाने का तो नहीं हो सकता। कोई तो खास बात होगी। तुम दोनों सावधान रहना। उसके बाद उसने सोहनलाल से कहा, जगमोहन के पास बैठो। सोहनलाल पिछली सीट पर मौजूद बेहोश जगमोहन के साथ बैठ गया। देवराज चौहान ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट करके बंगले के बाहर से जाता चला गया। रंजन तिवारी अंधेरा गिरने के साथ साथ ही बंगले के पास पहुंच गया था। अपनी कार को वह दूर खड़ी कर आया था। जब से यहाँ पहुँचा था बंगले पर ही निगाह रख रहा था। भीतर चंद लाइटें ऑन थी। पहली बार तो वो तब चौंका जब उसने पहली मंजिल की खिड़की पर मौजूद युवती को देखा। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से ठीक तरह से नहीं देख पाया था। इस पर भी इसकी सोचें यहीं ठहरी कि वो युवती जया केटली हो सकती है। इसके अलावा रंजन तिवारी को कोई और नज़र नहीं आया, जबकि वो डकैती में शामिल चेहरों को देखकर तसल्ली कर लेना चाहता था कि वो ठीक जगह पहुंचा है। जब से वो यहाँ पहुंचा था, न तो कोई बंगले के बाहर निकला था, न ही कोई बंगले के भीतर गया था। रंजन तिवारी तसल्ली से बंगले पर निगाह रखे था। कुछ देर बाद उसने केसरिया को देखा, जो 2-3 लिफाफे उठाए बाहर से आया था और बंगले में चला गया। बाहर कम रोशनी होने पर भी रंजन तिवारी ने उसे स्पष्ट पहचाना था कि वो नानकचंद जैसे खतरनाक डाकू का दाहिना हाथ केसरिया है। वीडियो फिल्म में उसे अच्छी तरह देखा था। लिफाफे से वो समझ गया कि खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। रंजन तिवारी बिना किसी जल्दी के अंधेरे में खड़ा बंगले पर निगाह रखता रहा। अब तक इस बात का उसे पक्का अंदाजा हो चुका था कि ऊपर मंजिल की खिड़की पर नजर आने वाली युवती और कोई नहीं, जया केटली ही है। परंतु एक बार भी उसका इरादा जया के बारे में पुलिस को खबर करने का नहीं बना।
पुलिस ने जया को वहां से छुड़ाने के चक्कर में सारा खेल बिगाड़ देना था और उसके हाथ 4.5 अरब के हीरे नहीं लग पाने थे। हीरे हाथ में आने पर ही वो जया के बारे में कुछ सोचेगा। अब तक जया सलामत थी तो उसके ख्याल से जया को आगे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो जानता था कि बंगले के भीतर के लोगों को जगमोहन के पुलिस स्टेशन से आने का इंतज़ार है। उसके आने के पश्चात ही इनकी हरकतों में तेजी आएगी। इसके ख्याल से हीरो को बंगले में ही होना चाहिए, परंतु वह पूरी तसल्ली के पश्चात ही कोई कदम उठाना चाहता था। रात करीब 12 बजे के बाद रंजन तिवारी ने देवराज चौहान और सोहनलाल को बंगले के अंदर जाते देखा तो रंजन तिवारी के चेहरे पर सोच के भाव नाच उठे। जगमोहन पुलिस स्टेशन में है। देवराज चौहान और सोहनलाल अब बंगले में आ रहे हैं। ऐसे में हीरे कहाँ हैं? देवराज चौहान किसी भी हालत में नानकचंद जैसे खतरनाक डाकू पर विश्वास करके हीरे उसके पास छोड़कर नहीं जा सकता और हीरे देवराज चौहान के पास उसकी आंखों से दूर रहे। इस बात पर नानकचंद जैसा डाकू कभी विश्वास नहीं करेगा। रंजन तिवारी को अपनी दोनों तरह की सोचें ठीक लगी। ऐसे में हीरे किसके पास हैं? रंजन तिवारी ने यही फैसला किया कि अभी कुछ देर और नज़र रखे। रात ज़्यादा होने पर भी बंगले में प्रवेश करके भीतर के हालातों और हीरो के बारे में जानने की चेष्टा करेगा। कुछ ही देर बीती होगी। देवराज चौहान और सोहनलाल को भीतर गए कि बंगले में उठने वाली खामोश हलचल को उसने महसूस किया, परंतु रंजन तिवारी अपनी जगह से हिला नहीं। कुछ ही देर बाद उसने गेट के पास जगमोहन को देखा जो कि भीतर प्रवेश कर रहा था। रंजन तिवारी ने मन ही मन चैन की सांस ली कि जगमोहन के आ पहुंचने पर इन लोगों की हरकतें अब तेज होंगी। हो सकता है इनमें 4.5 अरब के हीरो का बंटवारा होने लगे, यानी कि उसके बंगले में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। एक बार पक्के तौर पर मालूम हो जाए कि हीरे बंगले में ही हैं तो उसने फौरन पुलिस को फ़ोन कर देना था। रंजन तिवारी के देखते ही देखते जब जगमोहन ने बंगले के खुले गेट में प्रवेश किया तो अंधेरे में उसने किसी को जगमोहन पर छलांग लगाते और उसके बाद कानों में पड़ने वाली जगमोहन की चीख सुनी। रंजन तिवारी हक्का बक्का रह गया। जगमोहन पर हमला करने वाला कौन है? उसने पहली मंजिल की खिड़की पर देखा जहां अब जया नजर आ रही थी। रंजन तिवारी एकाएक फैसला नहीं कर पाया कि उस तरफ जाए या नहीं जाए। तभी उसने भीतर से देवराज चौहान और सोहनलाल को बाहर निकलते देखा। अंधेरे में भी देख लिया कि देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर है। वो समझ गया कि जगमोहन पर हमला करने वाले की अब खैर नहीं, परंतु जल्द ही उसे मालूम हो गया कि जगमोहन पर हमला करने वाला उनकी नज़र में नहीं आया। वो लोग जगमोहन को उठाकर भीतर ले गए हैं। कुछ देर बाद उसने देखा कि जगमोहन को कार की पिछली सीट पर डालकर ले जाया गया है। सोहनलाल भी साथ गया है और देवराज चौहान ने कार ड्राइव की है। उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं था। रंजन तिवारी समझ गया था कि जगमोहन घायल है और उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। उसे कार में डालते हुए उसने नानकचंद और भटनागर को देखा, जिसकी कि पुलिस या वह इस बात की शिनाख्त नहीं कर पाए कि वो कौन है। भीतर केसरिया भी था। 3 थे। जया ऊपर कमरे में थी। उसे शायद कमरे में बंद कर रखा था और आखिरी इंसान वो था जिसने जगमोहन पर हमला किया था। रंजन तिवारी के मन में उत्सुकता थी कि आखिर वो कौन था और अभी भी भीतर है। रंजन तिवारी को इतना तो एहसास हो गया कि बंगले के भीतर के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि जगमोहन पर हमला करने वाला भीतर है और जाने वो क्या चाहता है।
अब बाहर खड़े रहना भी ठीक नहीं था। रंजन तिवारी बंगले के भीतर जाने का सुरक्षित रास्ता तलाश करने लगा कि भीतर जाकर देख आए कि क्या हालात थे। शायद 4.5 अरब के हीरो के बारे में कोई खास खबर मिल जाए। जब कार बंगले के बाहर निकल गई तो नानकचंद और भटनागर की नज़रें मिली। फिर दोनों की निगाह अंधेरे भरे लॉन में घूमी। खुद वे पोर्च की रोशनी में खड़े थे। ओ भटनागर, नानकचंद हाथ में पकड़े रिवाल्वर को हिलाकर खतरनाक स्वर में कह उठा, तेरे को क्या लगता है देवराज चौहान ठीक कहता है या यूं ही बोल गया वो? क्या यही कि इस वक्त भी कोई बंगले में है? नानकचंद के दांत पिचे हुए थे। भटनागर की नज़रें हर तरफ घूम रही थी। बोल रे, लगता है तू ठीक तरह से सोच समझ नहीं पा रहा है, भटनागर ने सख्त स्वर में कहा। सोचने समझने का काम तो केसरिया करता था, वो तो मर गया रे, अब तू ही मुझे समझा दे। खूंखार स्वर था नानकचंद का। वो कोई खतरनाक हिम्मत वाला इंसान है जिसने बंगले में घुसकर केसरिया की जान ली, जबकि नीचे मैं और तुम मौजूद थे। ये अलग बात थी कि मैं नींद में और तू नशे में लुढ़का पड़ा था। केसरिया को चीखने का मौका भी नहीं दिया उसने कि कहीं हमारी आंख खुल जाए। भटनागर ने एक एक शब्द चबाकर कहा, हूँ। केसरिया की जान लेने के बाद वो डरकर बंगले से गया नहीं। देवराज चौहान की मौजूदगी में भी बंगले में ही रहा और मौका मिलने पर भीतर प्रवेश करते जगमोहन पर चाकू से हमला कर दिया। भटनागर का स्वर गंभीर और सख्त था। ये तो अच्छा हुआ कि जगमोहन की चीख पर देवराज चौहान तुरंत वहां पहुंच गया, वरना वो जो कोई भी है केसरिया की तरह जगमोहन को भी खत्म कर डालता। अभी भी जगमोहन की हालत ठीक नहीं। 2-3 बार और हो जाते तो जगमोहन को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उस कुत्ते के 52 टुकड़े कर दूंगा। नानकचंद हाथ में रिवॉल्वर दबाए गुर्रा उठा, पहले उसे ढूंढ तो ले। भटनागर कड़वे कठोर स्वर में कह उठा, जगमोहन जब घायल मिला तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तब भी वो आसपास ही था, परंतु सबका ध्यान जगमोहन पर टिक जाने की वजह से उसे ढूंढने की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो अब ढूंढ लेते हैं रे। नानकचंद की आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। बंगले के बाहर तो इस वक्त देख पाना संभव नहीं, अंधेरा है। यहाँ से 4 दीवारी तक वो कहीं भी छिपा हो सकता है। 4 दीवारी के पास लगे पेड़ों के पीछे, लॉन में लगे फूलों के पौधों के पीछे, या कहीं भी। लेकिन इस वक्त हम दो हैं और उसे लॉन वाले हिस्से में नहीं देख सकते। भटनागर ने सोच भरे स्वर में कहा, हो सकता है किसी तरह वो बंगले के भीतर भी जा छिपा हो। हम सबका ध्यान तो जगमोहन पर था। चल भीतर देखते हैं हरामजादे को, शायद मिल जाए। दोनों बंगले के भीतर प्रवेश कर गए। रोशनी में पूरा ड्राइंग हॉल चमक रहा था। यहाँ तो नहीं है, भटनागर बोला। तू नीचे वाले हिस्से में देख, मैं ऊपर। नहीं नानकचंद, हम दोनों साथ रहेंगे, भटनागर सख्त स्वर में कह उठा। क्यों डरता है? नानकचंद गुर्राया। डरने की बात नहीं है, बात समझदारी की है, भटनागर दांत पींचकर कह उठा। दरअसल अभी हम जानते नहीं हैं कि वो एक है या 2-3 हैं। जो खामखा हम लोगों की जान लेने पर तुल गया है। ऐसे में वो या उसके साथी हम में से किसी को अकेला पाकर आसानी से दबोच सकते हैं। हम दोनों साथ रहेंगे तो फिर हम पर हाथ डालने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम सलामत रहेंगे। नानकचंद ने भटनागर को घूरा। नहीं समझे? कुछ समझा, कुछ नहीं। केसरिया अकेला था, उसे खत्म कर दिया गया। इसी तरह जगमोहन अकेला बंगले में प्रवेश कर रहा था। उस पर भी हमला करके उसे खत्म करने की चेष्टा की गई। वो भी खत्म हो ही गया होता अगर चीख न पड़ता। अभी भी कोई भरोसा नहीं
कि वो बचता है या नहीं, भटनागर कह रहा था। ऐसे में हम इकट्ठे रहते हैं तो वो जो भी है हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। किया तो दोनों मिलकर उसे संभाल सकते हैं। बात तो तेरी 16 आने ठीक ही होवे, नानकचंद ने खतरनाक स्वर में कहा। ठीक है, दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। चल पहले जया को देख लें, उसे भी खतरा हो सकता है, भटनागर बोला। वो तो कमरे में बंद है, फिर भी एक नज़र उस पर डाल लेना अच्छा है। चल। दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। नानकचंद के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। केसरिया ऊपर क्या करने गया था? तुम दोनों नीचे बैठे थे जब मेरी आंख लगी, भटनागर बोला। जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं, दांत पीचकर बोला नानकचंद। मतलब कि तब केसरिया जया के पास जा रहा था। भटनागर ने नानकचंद को देखा। हाँ, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। चाबी मेरे जेब में थी। मामूली ताले खोल लेता था केसरिया। दोनों सीढ़ियां तय करके अंदर पहुँचे तो केसरिया की चादर में लिपटी लाश नजर आई। 2 कदम के फासले पर फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वाह केसरिया, नानकचंद अफसोस भरे स्वर में कह उठा। तू मरा भी तो ऐसी जगह कि तुझे ढंग से ठिकाने भी नहीं लगा सकता। फिर भी किस्मत वाला है तू कि तेरे शरीर को चादर मिल गई। अपनी बारी पता नहीं क्या होता है। दोनों एक बंद दरवाजे के सामने रुके। भटनागर ने जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गए। जया कमरे में मौजूद बेड पर लेटी थी कि उठ गई। भटनागर ने आगे बढ़कर अटैच बाथरूम का दरवाज़ा खोला। भीतर जाका खाली था। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, भटनागर ने कठोर स्वर में जया से कहा। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें हमसे ज़्यादा किसी और से खतरा है, जो बंगले में या आसपास ही है और यहाँ मौजूद सब लोगों की जान लेना चाहता है। केसरिया को वो ख़त्म कर चुका है और जगमोहन पर चाकू से घातक वार किए गए हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। कमरे से बाहर निकली तो वो तुम्हें भी मार सकता है। वो है कौन? जया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मालूम नहीं, अभी वो हमें दिखा नहीं। दोनों बाहर निकले और दरवाज़ा बंद करके चाबी जेब में डाली और बढ़कर वहाँ के बंद कमरों को सावधानी के साथ चेक करने लगे। जगमोहन ज़्यादा घायल था? एकाएक नानकचंद ने पूछा। तूने देखा नहीं था? देखा था रे, फिर भी तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत घायल था। उसे कुछ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, भटनागर गंभीर स्वर में बोला। ऐसा मत बोल। क्यों? भटनागर ने नानकचंद को देखा। वो मर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें, क्योंकि वो ही जानता है कि 4.5 अरब के हीरे उसने कहाँ छिपाए हैं। दुआ कर कि मरने से पहले वो हीरो के बारे में बता दे। ये दुआ न करूं कि वो बच जाए। बचे या मरे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो 1.5 अरब के हीरे चाहिए, अपने हिस्से वाले हीरे। दोनों बंगले के जरे जरे की तलाशी लेते रहे। दोनों इकट्ठे ही रहे कि अगर कोई उन पर हमला करे तो उसे संभाला जा सके, अपना बचाव किया जा सके। सुबह के 4 बज गए। बंगले में उन्हें कोई न मिला। थके हारे वो ड्राइंग हॉल के सोफे पर आ बैठे। लगता है वो हमला करने वाला हरामजादा यहाँ नहीं है, नानकचंद दांत बींचकर कह उठा। बंगले में भी हो सकता है, भटनागर बोला। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? यहाँ सिर्फ हम 2 ही हैं। दोनों इकट्ठे रहे। इतना बड़ा बंगला है, हम दोनों बंगले की एक तरफ है तो वो अपने बचाव में बंगले की दूसरी तरफ जा सकता है। यानी कि सिर्फ हम 2 बंगले में रहकर उसे नहीं तलाश कर सकते।
अगर वो बंगले में ही है तो अभी तो बंगले की छत भी नहीं देखी। नानकचंद गुर्राया। पीछे वाला हिस्सा भी नहीं देखा। दोनों साथ रहकर बंगले की अच्छी तरह से तलाशी नहीं ले सकते। तू ठीक बोलता है रे। उनके चेहरों पर थकान के, नींद के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। देवराज चौहान नहीं आया अभी तक? नानकचंद ने पूछा। जगमोहन के ही साथ होगा। अभी तक न आने का मतलब है। जगमोहन की हालत ठीक नहीं, भटनागर ने कहा। कुछ ही पलों की चुप्पी के बाद नानकचंद बोला, तेरे को लगता है केसरिया मर गया? अभी तो मेरे साथ था वो हरामजादा। भटनागर ने नानकचंद के चेहरे पर निगाह मारी, फिर गहरी सांस लेकर कह उठा, मुझे नींद आ रही है, सो जा। तू क्या करेगा? फिक्र नहीं कर, मैं नहीं सोने वाला। नानकचंद दांत बींचकर कह उठा, मैं तो उस हरामजादे का इंतजार करूंगा जिसने केसरिया को मारा है। वो बंगले में है तो बचेगा नहीं साला। मेरे सोने के बाद तू भी सो गया तो? नानकचंद ने भटनागर को घूरा। पागलों वाली बातें मत कर। तू क्या समझता है ये वक्त मेरे सोने का है? इस वक्त कोई एक ही सो सकता है। मैं नींद कर लूँ? 2-3 घंटे बाद उठा देना, तब तुम नींद ले लेना। सो जा, बेफिक्र होकर सो जा। भटनागर वहाँ से उठा और दीवान पर जा लेटा। गहरी खामोशी छा गई वहाँ पर। सो मत जाना, एकाएक भटनागर आंखें खोलकर कह उठा। बार बार मत बोल। 5-7 मिनट में ही भटनागर गहरी नींद में था। रिवॉल्वर हाथ में थामे नानकचंद की निगाहें सावधानी से इधर उधर फिरती रही। गहरा सन्नाटा वहाँ छाया हुआ था। नानकचंद सोचने लगा कि अगर वो इसी तरह बैठा रहा तो केसरिया की जान लेने वाला सामने नहीं आएगा। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर देखकर तो वो बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा। नानकचंद ने मन ही मन सोचा, तय किया कि शिकार करने के लिए भेड़ बनना ही पड़ेगा। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और सुस्ती भरे अंदाज में वहीं सोफे पर इस तरह पसर गया जैसे बहुत नींद आ रही हो। यह उसने इसलिए किया था कि अगर कोई देख रहा हो तो समझ जाए कि वो सोने जा रहा है। नानकचंद ने आंखें बंद कर ली थी, परंतु एक आँख का जरा सा कोना खोले पूरे हॉल का नज़ारा देख रहा था। चारों तरफ शांति रही। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, फिर वही हुआ जो होना था। तीव्र चीख से नानकचंद की आंखें खुली। पहले तो वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी आंख क्यों खुली, नींद कैसे टूटी। तभी भटनागर की पीड़ा भरी कराह उसके कानों में पड़ी तो उसने उस तरफ देखा। अगले ही पल चौंक कर उछल कर खड़ा हो गया। भटनागर का कंधा खून से डूबा हुआ था और एक आदमी पास की खुली खिड़की से बाहर कूद रहा था। नानकचंद के होठों से वहशी गुर्राहट निकली। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकाली, परंतु तब तक वो आदमी खिड़की से कूदकर नज़रों से ओझल हो गया था। भटनागर घायल बात हमें करा रहा था। नानकचंद पागलों की तरह खिड़की की तरफ भागा। तूने मेरे केसरिया को मारा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को हरामजादे। इसके साथ ही वो भी खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर अंधेरा था, कोई भी नज़र नहीं आया। 10 मिनट तक नानकचंद खूंखार सा बना उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो जो कोई भी था नहीं नजर आया। दांत बीचे गुर्राता हुआ नानकचंद खिड़की से ही वापस हॉल में पहुंचा। भटनागर का कंधा खून में डूबा हुआ था। क्या हुआ? अपनी पीड़ा दबाते हुए भटनागर बिचे स्वर में कह उठा, मैं नींद में था कि एकाएक मुझे लगा कि कोई मेरे पास है। मैंने आंखें खोली और देखा वो मेरे सिर पर सवार था। चाकू वाला हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ था। जरा भी वक्त नहीं बचा था कि मैं कुछ कर पाता। वो सीधे सीधे मेरी गर्दन का निशाना ले रहा था और कुछ कर न सका। मैंने फौरन करवट बदल दी।
करवट लेने की वजह से चाकू का वार गर्दन पर न होकर कंधे पर लगा। मैं चीखा, तभी वो कंधे से चाकू निकालकर खिड़की से बाहर कूद गया और तुम उसके पीछे गए। नानकचंद के होठों से दरंदगी भरी घुर्राहट निकली। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी वजह से भाग गया। तुम क्या कर रहे थे? सो गए थे क्या? उस हरामजादे की किस्मत अच्छी थी जो मैं सो गया था। नानकचंद का स्वर वहशी हो उठा। तुम्हें पता है कौन था वो? तूने तो देखा है उसे? नहीं। भटनागर का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने चेहरे पर रुमाल इस तरह बांध रखा था कि पहचाना न जा सके। सिर्फ उसकी सुर्ख आंखें ही नजर आई थी। मैं उसे नहीं पहचान सकता। नानकचंद दांत पीस कर रह गया। तूने तो कहा था तू पहरा देगा, सोएगा नहीं। भटनागर ने तीखे स्वर में कहा। अब मैं क्या करूं? सो गया तो सो गया। नानकचंद को अपने पर गुस्सा आ रहा था। मेरा कुछ कर, कंधा बहुत घायल है। भटनागर कह उठा। नानकचंद की नज़रें उसके कंधे पर गई। यहाँ पर दवा दारू के लिए कुछ है? कोई सामान है? मालूम नहीं। तुम देखो, कहीं कुछ पड़ा हो। मैं देखने जाऊं और वो हरामजादा फिर आ गया तो? इतनी हिम्मत उसमें नहीं होगी कि वो अभी लौट आए। भटनागर विश्वास भरे स्वर में कह उठा।